नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला डिस्कशन विद मनोज से आप सबके लिए फिर से एक प्यारा सा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ। खास तौर पे उनके लिए जिन्होंने 10th पास की हुई है। और इसमें ध्यान रखिए, ये दोनों के लिए, या तो आपने सिर्फ 10th पास की हो करके रखी हुई है, या तो आपने 10th के साथ आईटीआई की हुई है। ठीक है, तो उन दोनों के लिए ही है इसमें। और इसकी भी चिंता मत करिए कि जिनके पास आईटीआई है, क्या वो मतलब ये इस तरह से पोस्ट हो गई कि एक हो गई नॉन आईटीआई। अब नॉन आईटीआई आप समझ गए होंगे, सिर्फ 10th होगा जिसमें, और जो आईटीआई वाली होगी आप उसमें समझ गए होंगे कि उसमें 10th भी है और साथ में आईटीआई भी है और किसी भी ट्रेड से हो सकता है संबंधित। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो आईटीआई वाले हैं, क्या ये 10th में नहीं कर सकते क्या अप्लाई? नहीं साहब, ये भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें इनको इशू नहीं उठे, तो इसके लिए मैं पहले बताता हूँ कि जब ये आईटीआई वाले 10th के लेवल पर अप्लाई करेंगे तो इनके आईटीआई के परसेंटेज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, है ना। मतलब आपको टोटली फिर आपके 10th के लेवल पर ही आपकी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ की भर्ती है थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं बात करूंगा कि आईटीआई नॉन आईटीआई के लिए क्या क्या है। और आपको पता, देखिए एज क्राइटेरिया तो आप यहाँ से समझ जाइए कि क्या हो सकता है। एज भैया ऐसा है कि अगर आप नॉन आईटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, नॉन आईटीआई के लिए, तो आप 15 साल से लेकर के 22 साल के बीच में होने चाहिए। और वहीं अगर आप आईटीआई के विद आईटीआई है तो आपके पास ये जो उम्र है ये बढ़ जाएगी, ये 15 से 24 हो जाएगी। लेकिन उसमें भी दो, आईटीआई में भी दो ट्रेड, एक तो वेल्डर और दूसरा कारपेंटर, इनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 22 ही रखी गई है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो नॉन आईटीआई है ना, और 10th की मार्कशीट है, तो एज क्राइटेरिया इतना है कि 15 से 22 के बीच में आप होने चाहिए। 15 साल के चल जाएंगे, 22 साल के चल जाएंगे, इसके बीच में चल जाएंगे, 23 साल के आप नहीं होने चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपने आईटीआई किया है तो आपको 2 साल और एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यानी आईटीआई वालों के लिए 24 साल तक रख दिया गया है। लेकिन उसमें भी आईटीआई में भी जिनके पास वेल्डर से आईटीआई है या कारपेंटरी से आईटीआई है, तो उनके लिए मैक्सिमम एज 22 ही रखी गई है, उनके लिए चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और भाई देखिए, मोटा मोटा आप इतना याद रखिए, 100 रुपये की फीस है। अभी मैंने हालांकि ये नहीं बताया कि वैकेंसी है कहाँ की। 100 रुपये की फीस है और ये सिर्फ जनरल कैटेगरी को देनी है और ओबीसी को देनी है। ठीक है, बाकी सबके लिए इसको मुफ्त कर दिया गया, जैसे कि एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो अपंग लोग होते हैं उनके लिए फ्री रखा है। एससी के लिए फ्री है, एसटी के लिए फ्री है, पीडब्ल्यूडी के लिए फ्री है, और जितनी भी महिलाएं होती हैं, महिलाएं मतलब महिलाएं, अब वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, एससी एसटी या जनरल से हो, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। यानी कुल मिलाकर के आप इतना समझ जाइए कि जनरल के लड़के और ओबीसी के लड़के जो है, ठीक है, उनके लिए बस 100 रुपये है, बाकी किसी के लिए 100 रुपये नहीं है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, बाकी बहुत कुछ बताऊंगा कि कलर फोटोग्राफ जो आपके, और देखिए इसमें कलर फोटोग्राफ लगेगी और उसकी 8 कॉपी संभाल के रखिएगा, है ना। 8 कॉपी इन्होंने साफ साफ बोला है, तो 8 कॉपी आपको रखनी ही है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब कितनी कितनी पोस्ट है आईटीआई वाले में और नॉन आईटीआई में वाले में, तो जो नॉन आईटीआई वाला है उसमें सिर्फ 70 पोस्ट खाली है, और जो आईटीआई वाला है उसमें 300 पोस्ट खाली है। तो टोटल हो जाती है 370 पोस्टें। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि सबके लिए रिजर्व रखा जाता है ना। कि भाई जो जैसे कि सेवारत जो होते हैं ना, जो रिटायर हो चुके हैं या जो पहले से इनमें काम कर रहे हैं, इसमें किसमें, बनारस रेल इंजन कारखाना, इसकी ये वैकेंसी है, भारतीय रेल की एक शाखा, है ना, बनारस रेल इंजन कारखाना। तो 370 पोस्टों पर ये भर्ती कर रहा है। और इसकी लास्ट डेट याद रखिए दोस्तों, 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल 2022। ठीक है, और ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये 26 मार्च को ये आया हुआ था। ठीक है, और अब ये देखिए, ये डेट मैं क्यों बता रहा हूँ 26 मार्च, क्योंकि देखो दोस्तों, कई लोग के पास जो है ना, अभी कई लोग 10th कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उन्हें कहा कि आपके पास 10th की मार्कशीट हो, आपके पास आईटीआई की मार्कशीट हो, लेकिन वो मार्कशीट आपकी इससे पहले हो जानी चाहिए। यानी 26 मार्च जिस दिन ये नोटिफिकेशन हमने जारी किया, कि हमने मतलब बनारस रेल इंजन कारखाना ने जिस दिन ये जारी किया, उस दिन से पहले आपके पास सारी अंक सूचियां होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो चीज़ मान्य होती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कलर फोटोग्राफ इसमें लगना है, तो याद रखेंगे 8 कॉपीज की रख लेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, इसमें भी कोई वो नहीं रहेगी। ठीक है, और ये टोटली ऑनलाइन है। अब पेपर कैसे होगा वो तो समझा देता हूँ मैं आपको, है ना। कि देखिए, ये जो आपका पेपर है, पेपर इसमें कुछ नहीं होना है, ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके 10th के मार्कशीट के बेस पे, आपके 10th में जितने परसेंट है। अब देखिए, एलिजिबल होने के लिए तो 50% चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है कि मतलब फॉर्म भर पाओ आप। ठीक है, लेकिन एलिजिबिलिटी का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप सिलेक्शन का पर सिलेक्शन आ गए आप। ठीक है, ये क्या करेंगे, 10th की मार्कशीट मांगे गए हैं। ठीक है, अब 10th की मार्कशीट में से 50% तो आपको ये एलिजिबिलिटी के लिए हो गया। अब कट ऑफ कितना हो सकता है, ये तो भैया जितने ज्यादा परसेंट आपके 10th में होंगे उतने चांसेस आपके हैं। भाई 99 है, 90 है, तो समझिए आपकी चांसेस बहुत ज्यादा इनमें सेलेक्ट होने हैं। समझ गए दोस्तों, है ना।
और ये भी ध्यान रखिए, इसमें एक चीज़ और सुविधा दी है कि इनने साफ-साफ कह दिया कि हम सारी पोस्ट भरेंगे अपनी, है ना? सारी मतलब जैसे कि मान लीजिए होती है ना रिज़र्व, जैसे एससी के लिए रिज़र्व है, एसटी के लिए रिज़र्व है, इन सब के लिए रिज़र्व रहती हैं सीटें जो रहती हैं वो रिज़र्व होती हैं, ठीक है? लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि एससी में बंदे नहीं आ पाए, तो ये क्या करेंगे, एससी में एसटी को भर देंगे। अगर एसटी में नहीं आ पाए तो एसटी में फिर एसटी की सीटें ओबीसी और यूआर को दे देंगे, समझ गए? और ऐसे यू ओबीसी की सीटें यूआर को अगर जनरल वाले नहीं भर पाए तो जनरल की सीटें इनको दे दिए जाएंगे, समझ गए? मतलब पूरी सीटें इन्हें भरनी है 100 बात की एक बार, ठीक है? डेट याद रखिएगा, 26 अप्रैल से पहले अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है। सारे दस्तावेज, अब देखिए 10th की मार्कशीट हो गई, अब आपने अगर आईटीआई किया है तो फिर आईटीआई की भी मार्कशीट होंगी, सेमेस्टर्स होंगे, ठीक है? तो ये सारे सर्टिफिकेट 10th को मिला करके ये सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है? अपलोड करने पड़ेंगे, कहाँ अपलोड करने सब बता रहा हूँ, उसकी चिंता मत करना, इन्हीं की साइट पे जाके अपलोड करना है ना, बनारस रेल इंजन कारखाना। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना तभी आपको इसे अपलोड कर देना है। और याद रखिए, इनकी आपको फोटो कॉपी भी रखनी, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं ना उनकी फोटो कॉपी रखना और सेल्फ अटेस्टेड करके रखना, ठीक है? जैसे ही आप भाई मान लो मेरिट लिस्ट निकली, 10th के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, 10th के परसेंट के बेस पे, है ना? जिसके ज्यादा जितने परसेंट होंगे उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस पर जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा, तो जब बुलाएंगे तो आपके क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका फिर पूरा का पूरा। भाई पेपर तो हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये आप देख रह सकते हो, नॉन आईटीआई के लिए 74 सीट है और इनके लिए 300 है, तो 100 रुपए की फीस है दोस्तों, जनरल वालों के लिए भी, सबके लिए भी, है ना? वाराणसी में है ये, आप देख सकते हो, बनारस रेल इंजन कारखाना, 370 सीटें, काफी कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है? अब चलिए नीचे चलते हैं पहले तो, है ना? और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं अपन, चलिए साहब। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको विवरण से बता देता हूँ कि क्या क्या कितनी पोस्ट है किसके लिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने फिटर के लिए अप्लाई किया है तो एससी में उसके लिए 16 पोस्ट है, एसटी में उसके लिए 8 है, ओबीसी, अच्छा ओबीसी में ध्यान रखना, मैंने आपको कई बार बताया है फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ओबीसी जो होता है ना दोस्तों, दो तरीके से बटा हुआ है। एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है? जो नॉन क्रीमी लेयर होता है ना, ये कैसा परिवार होता है, ये जो आरक्षण मिलता है ना, ये नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, कभी भी क्रीमी लेयर को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। मतलब जहां पर भी आप देखो कि ओबीसी के लिए इतनी सीट है, समझ जाना कि ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है, ठीक है? अब ये कौन होते हैं, देखो दोस्तों, ये भी ओबीसी है, ये भी ओबीसी है, बस फर्क इतना है, ओबीसी का ऐसा कोई परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है उसको हम कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर, और जिनकी 8 लाख रुपए से ज्यादा होती है उनको हम कहते हैं क्रीमी लेयर, ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसा है, ठीक है? तो सर एक और चीज हमने सुनी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सर ये किसमें आते हैं, ये जनरल कैटेगरी वाले होते हैं दोस्तों, ठीक है? जनरल कैटेगरी में इनको कहा गया है ईडब्ल्यूएस, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस है तो इनको 10% की जो है भैया आपने देखा होगा आरक्षण है, ठीक है? ओबीसी के जो नॉन क्रीमी लेयर हैं इनको 27% का आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है? तो इनको 27% मालूम है ना, पहले 14 था फिर बाद में 13 और बढ़ा दिए, तो 27% का आरक्षण मिल चुका है इनको। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है? अब ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी वाले ही होते हैं, बस सेम जैसे एनसीएल था ना ओबीसी में, वैसे ही ईडब्ल्यूएस होता है जनरल में। जिस जनरल कैटेगरी के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है उसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं। अब आप ध्यान सुनिए, जब भी आप ऐसे रेयर केसेस में आ जाते हैं, मतलब इन सब में शामिल हो जाएंगे, तो बनी बात आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। भाई मैं कैसे मान लूं कि आप ईडब्ल्यूएस है, तो इसके लिए ईडब्ल्यूएस वालों को दिखाना पड़ता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, है ना? इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है? ये भारत सरकार देती है, भारत सरकार इसमें चेक करती है जिस परिवार के पास, इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि आपका जो है 1000 स्क्वायर फीट में कोई भी जो घर नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर फीट आपके पास जमीन नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर, किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में कोई जमीन नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट में आपका क्या कहते हैं, घर नहीं बना होना चाहिए, है ना? सब देखते हैं, ये पूरा पुरखों तक पहुंच जाएंगे आपको, तभी आपको ईडब्ल्यूएस घोषित करेंगे, वरना ईडब्ल्यूएस आपको घोषित नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे आप। आपकी सब देखेंगे कि अगर आपके बाप दादा थे तो आपके हिस्से में कितना आया, कैसा कैसा है, जब सब हो जाएगा तभी ईडब्ल्यूएस कहलाओगे, वरना नहीं कहलाओगे आप। समझ गए आप दोस्तों, है ना? तो अब सोचेंगे आपके सर ओबीसी के एनसीएल को तो ये मिल गया, तो सीएल ये क्रीमी लेयर कहा जाता है, तो इन क्रीमी लेयर को जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि जनरल कैटेगरी के लड़के और ओबीसी के क्रीमी लेयर के लड़के, इनको ही बस देना है 100 रुपए की फीस। मैं सही कह रहा हूँ ना? अब आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखिए कारपेंटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये आईटीआई की रिक्तियां, फिर मैं बताऊंगा आपको नॉन आईटीआई की रिक्तियां, ठीक है? तो पहले आईटीआई की रिक्तियां बात कर लेते हैं। कारपेंटर की देखिए एससी में नहीं खाली है, एसटी में खाली नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आप समझ गए होंगे उसमें खाली है, ईडब्ल्यूएस में खाली नहीं है, और सामान्य में 2 पोस्ट है, ठीक है? तो इस तरह से जो टोटल कारपेंटर की पोस्ट है वो 3 है, और फिटर की जो टोटल पोस्ट है वो 107 है। फिटर की सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, है ना? 43 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए, है ना? और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 ही है। इस तरह से मशीनिस्ट के लिए भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। वेल्डर ये देखिए यहाँ पे 7, 3, 12, 4, 19 जनरल कैटेगरी के लिए हो गई। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी, बाकी सब में कुछ ना कुछ खुला ही है ना? तो टोटल इस तरह से पोस्ट हो जाती है कि कहाँ पर कितनी, सामान्य के लिए इतनी हो गई, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी, इतनी, और ये इतनी, और ये इतनी, ठीक है?
तो आप समझ गए होंगे इस बात को, अब उस पर ज़्यादा नहीं खींचेंगे। अब नॉन आईटीआई की मैं बात कर लूँ दोस्तों, देखो नॉन आईटीआई में टोटल पोस्ट है, दिख रहा है आपको 70-74 है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि किसके लिए कितना आरक्षण मिला है ना, जैसे कि कई लोग पूछते हैं सर फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए कितना परसेंट रखा जाता है सीटों को, है ना। जो सर पहले से रिटायर हैं उनके लिए, या उनके जो बच्चे होते हैं, है ना, जैसे कि भाई हादसा हो गया खत्म हो गए तो फिर उनके बच्चों को भी नौकरी मिलती है, उनके बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, नौकरी के दौरान हो गए तो मिलेगी, है ना, वैसे ही मिल जाती, फिर तो अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती है। तो खैर आप ये समझ गए होंगे इस बातों को, तो इनके सबके लिए आरक्षण रहता है ना, तो मैं भी बताऊंगा कि कैसे कैसे। तो अब यहाँ भी हम बात करें तो नॉन आईटीआई के लिए तो फिटर में जो है भैया 5 है, ये नॉन आईटीआई दोस्तों, मतलब सिर्फ 10th लेवल पे होना चाहिए, ऊपर वाला आईटीआई के लिए था, ठीक है। और वहीं पे एससी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर होगा साथ में, ये भी आपको ध्यान रखना। ये ईडब्ल्यूएस आपने देख लिया, समझ लिया ना आप सब कुछ। और यहाँ पर कहीं पर भी कारपेंटर और पेंटर की जो जॉब है वो खाली नहीं है, ठीक है, नॉन आईटीआई में। और मशीनिस्ट में 2 इधर, एससी में 1, एसटी में, ओबीसी में 4, और ईडब्ल्यूएस में 2, और अनरिजर्व्ड में 6 हो गई, ठीक है। और इस तरह से इसमें भी 1 2 3 कुछ करके हैं पोस्टें, ठीक है। तो ये तो खैर आप विवरणवार देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, तो अपनी पोस्ट को देख करके आप उसके लिए अप्लाई करें जिसके लिए भी आप हो। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ आरक्षण कितना कितना किसको रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो भाई देखिए, अगर आप दिव्यांग हैं, है ना, यानी आप हैंडीकैप्ड हैं, तो आपको 3% की छूट मिली है। अब इसमें 3% में अगर मैं बांटूं तो आईटीआई में कितना मिला है, जो आईटीआई की कुल सीटें ना उसमें 9 सीट आपकी हो गई, और जो नॉन आईटीआई है उसमें 2 सीटें ही हो गई, तो मतलब कुल मिलाकर 9 2 11 सीटें जो है वो इनके लिए फिजिकली हैंडीकैप के लोगों के लिए रखा गया है। लेकिन याद रखिए, ये जो 11 सीटें हैं, ये भी जो फिजिकली हैंडीकैप है भाई, वो किसी न किसी कास्ट से तो आते होंगे, वो जनरल से भी हो सकते हैं, वो एससी भी से भी हो सकते हैं, एसटी से भी हो सकते हैं, ओबीसी से भी हो सकते हैं। तो अगर इनमें से किसी में आते हैं, तो जैसे मान लीजिए अनरिजर्व में जितने फिजिकली हैंडीकैप जगह खाली होगी तो उसमें उसी को भरा जाएगा। मतलब समझ जाओ कि कोई अनरिजर्व, अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला हैंडीकैप है तो उसको उसी के उसमें समुदाय में जो जगह खाली होगी उसमें भरा जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको कहीं और दिया जाएगा, ठीक है। वो तब किया जाएगा जब मान लीजिए इनकी सीटें नहीं भरी, तो फिर आपको कहीं पर भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए, सेवारत जवानों और अधिकारियों के लिए जो है वो 3% की सीट खाली है। अगेन आईटीआई में 9 सीट उनके लिए है, और नॉन आईटीआई में 2 सीट उनके लिए है। अब ये जो कॉलम है ना कि भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत जवानों अधिकारियों में, तो इनमें कौन कौन आता है वो सुन लीजिए। भूतपूर्व सैनिक तो आते ही आते हैं, शांति काल के दौरान जो मारे गए अशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक थे, सहित मृतक अशक्त भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे भी इसमें शामिल है। मतलब इस 3% में कौन कौन शामिल है वो देखिए, सैनिकों के बच्चे भी शामिल हैं, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे भी शामिल हैं, सेवारत जो रिटायर हो गए उनके बच्चों के इसी में वो लड़ सकते हैं, ठीक है, सेवारत अधिकारियों के बच्चे इसी में लड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई एससी की सीट अगर नहीं भरी तो हम एसटी वालों को उसमें रख देंगे, एसटी की नहीं भरी तो हम उसमें एससी को रख देंगे, और एससी एससी दोनों की सीट अगर खाली रहेगी तो उसमें हम ओबीसी और अनरिजर्व्ड वालों को भर देंगे, है ना, मतलब उनको दे देंगे ये सीटें। अगर ओबीसी खाली रहेगी तो अनरिजर्व्ड को, और अगर ईडब्ल्यूएस की खाली रहेगी तो जनरल कैटेगरी को चली जाएगी। समझ गए आप सभी की सभी। अब ये रहा दोस्तों आपके परसेंटेज, जो आरक्षण मिलता है ना परसेंट वाइज, वो बताता हूँ। देखो एससी को मिलता है 15%, एसटी को मिलता है 7.5%, ओबीसी को मिलता है 27%, और ईडब्ल्यूएस को मिलता है 10%, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जो ईडब्ल्यूएस वाला होता है उसे इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते धीरे धीरे। शैक्षणिक तकनीकी एवं योग्यता की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर आप नॉन आईटीआई से, तो मैंने आपको बता दिया 10th पास होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 50% मिनिमम होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल है इसको भरने के लिए, ठीक है भाई। कट ऑफ का मामला दूसरा है। और अगर आप आईटीआई से हैं तो भैया आपके पास 50% के साथ 10th तो होना ही चाहिए, साथ में आपने आईटीआई से संबंधित किसी फील्ड में, भाई जो भी है ना, कि फिटर हो गया, कि वेल्डर हो गया, कि कारपेंटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, जो भी है, तो एक आईटीआई की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, है ना, वहां पर। अच्छा, और बस यही है, इसमें और कुछ नहीं। अच्छा, याद रखिए, कई लोग क्या होते हैं, सर मेरे पास ग्रेजुएशन है, मैंने डिग्री लेकर के रखी है या इंजीनियरिंग करके रखी है, तो क्या मेरा कुछ फायदा, बीएससी करके रखी है? नहीं, जितनी भी उच्च शैक्षणिक योग्यता है उनको कोई वेटेज नहीं मिलेगा, तो परेशानी मत हो, ठीक है। और अब याद रखना कि अगला पॉइंट में बात करते हैं, अधिसूचित सीटों के अंतर्गत आवेदन भरने वाले आवेदकों के पास संबंधित ट्रेड में, अब आपने किसी भी ट्रेड में अगर आईटीआई किया है तो इसके द्वारा एनसीवीटी और एससीवीटी आपको मालूम है, या तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इनके द्वारा जो है पूरे सेमेस्टर के अंक अथवा प्रमाण पत्र, या तो अंक या तो प्रमाण पत्र, है ना, संलग्न अधिसूचना जारी होने की तिथि। अब ये जो संलग्न, ये जो है ना, ये तिथि जो बताया था ना मैंने, इससे पहले आवश्यक है, ठीक है। मतलब इस डेट से पहले के ही आपके पास आईटीआई की डिग्री हो, है ना, आईटीआई हो, और इसी के पहले का आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसमें मार्क्स, मतलब इस डेट से बाद में नहीं होना चाहिए, इस डेट के पहले होना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो मैंने बता दिया आपको, नॉन आईटीआई वाले जो होते हैं 15 से 22 साल हो जाते हैं,
और जो ITI वाले हैं वो 15 से लेकर के 24 साल है, लेकिन ITI में भी वेल्डर और कारपेंटर ऐसी जॉब है जिसमें 15 से लेकर के 22 वर्ष जॉब रखी गई है, ठीक है, बस इसी में दो में ऐसा रखा गया है। और जो भाई एज की छूट मिलती है वो भी सुन लीजिए, जो SC और ST की जो छूट है वो 5 साल की है, ठीक है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनके लिए 3 साल की है। अगर फिजिकली हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो उनके लिए अलग अलग है, कास्ट वाइज है। अगर दिव्यांगजन जनरल से हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी, अगर दिव्यांगजन SC ST से हैं तो 15 साल की छूट मिलेगी, अगर दिव्यांगजन OBC कैटेगरी से आते हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी। वही एक्स सर्विसमैन की बात करें, ठीक है, तो उनके लिए भैया ऐसा है कि 3 वर्ष है ना, जो 3 वर्ष होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है 3 वर्ष 10 वर्ष तक अधिकतम छूट मिल सकती है इनको, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें बात बताई गई है कि भैया अगर कोई दिव्यांग है तो कौन से पोस्ट के लिए या कैसा है, शारीरिक फिटनेस का मानक यहाँ पर बताया गया है कि भाई अगर फिटर बनना है तो भाई क्या क्या आपके पास होना चाहिए। अच्छा देखिए यार दोस्तों, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ना एक बेंच मार्क रखा है, एक समझ लीजिए कट ऑफ रखा है। वो कैसा कट ऑफ है, उन्होंने ये बताया है कि भाई कोई भी फिजिकली हैंडीकैप तो भाई बहुत तरह के होते हैं, लेकिन किसको हम अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो कम से कम 40% मिनिमम मिनिमम 40% जो लोग हैंडीकैप्ड हैं सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम समझ रहे हो, मतलब 40% आपके पास अपंगता होनी ही चाहिए, है ना। ये इनने साफ साफ बोला है, 40% से अगर कम है तो आप फिर इनकी डिक्शनरी में नहीं आएंगे, मतलब आप इस फिजिकली हैंडीकैप के आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप 40% मिनिमम अपंग हैं तो आप फिर इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो फिटर हो गया, कारपेंटर हो गया, है ना। अब इनके लिए क्या क्या, देखिए फिटर के लिए बोला है कि एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं कारपेंटर के लिए बोला गया एक हाथ की 3 उंगली या पैर जो है ना, मान लीजिए एक हाथ है आपका, उसमें 3 उंगली नहीं है और एक पैर नहीं है, तो भी आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इनने ये चीज बता दी कि कितनी आपके पास अपंगता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब पेंटर है ना, तो ये जनरल कैटेगरी का है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ऊपरी और निचले अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। मशीनिस्ट के लिए एक छोटी सी उंगली क्षतिग्रस्त, ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज्ड कैन ज्वाइन, जिसकी एक ही छोटी सी उंगली जो है वो डैमेज है तो वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और ऊपरी और निचले अंग आंशिक रूप से जिसके क्षतिग्रस्त है वो पेंटर के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे वेल्डर के लिए तो एक हाथ की 3 उंगली और वही पैर के बिना है तो वो वेल्डर के लिए अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर इनने ये चीजें बता दी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं नोटिफिकेशन पूरा पढ़ता हूँ, आपको दिख रहा है पूरा मार्क किया है, तो आपको बताने से पहले मैं इसे पूरा स्टडी करता हूँ और कुछ आपका समय ज़्यादा ना लगे ताकि तो वो चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि। और देखिए इतनी सारी चीज़ें क्यों बोलता हूँ, तो कि क्या है कि आपको मालूम है हर तरह के इंसान सुनता है मुझे, बेचारे कई हैंडीकैप भी होते हैं तो वो भी सुनते हैं, उनको उनके लिए बोलने वाला कोई है नहीं कि उनकी क्या जानकारी है कि किस में वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिसेबिलिटी के साथ ही कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ और याद रखिए, अगर आप हैंडीकैप हैं और आप अपने इस आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हैं तो समझ गए होंगे आप, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जो कि आपके स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा प्रमाणित होता है, तो वो ही आपको दिखाना होता है, ठीक है। वो आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया, इसमें कुछ है नहीं, है ना। बता दिया है कि मैट्रिकुलेशन के आधार पर ही मतलब चयन कैसे होगा, तो 10th की मार्कशीट पर ही होगा। और नॉन ITI वाले भी नॉन ITI चयन पद्धति में जो है ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी लिया जाएगा, लेकिन उनके ITI में प्राप्त अंक को वेटेज नहीं दिया जाएगा। जो ITI वाले अगर नॉन ITI में अप्लाई करेंगे तो उनके ITI के परसेंट को वेटेज नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो उम्मीदवारों में, दो कैंडिडेट में अंक समान आ जाते हैं, मतलब एक जैसे नंबर आते हैं। अब इनमें से किसको चुना जाए, तो इसमें से जिसकी ज्यादा आयु होती है ना उसको प्रेफरेंस दी जाती है। अब मान लीजिए कि आयु भी जो है दोनों की सेम हो गई, तो फिर ये देखेंगे किसने पहले 10th पास की है ना, जिसके 10th के रिजल्ट पहले आ गए होंगे उसको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। प्रशिक्षण के लिए आपको बरेका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि क्या है ना कई लोग ज्वाइन करके भाग जाते हैं, तो इसलिए इस चीज को रखा गया है, ठीक है। और बस हो गया, इतना ही है और तो कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूँ मैं कि आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सोचे कि सर मेरे पास ITI है, क्या मैं दोनों में अप्लाई कर दूं, 10th वाले पोर्शन में भी और मतलब ITI में भी और नॉन ITI दोनों में अप्लाई कर दूं, कभी भी ऐसा नहीं करना, फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। आप एक ही में अप्लाई कर सकते हो, या तो आप ITI में अप्लाई कर लो या तो आप नॉन ITI में अप्लाई कर लो। ये मत सोचना कि सर मेरे पास ITI है तो मैं दोनों में अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको एक ही में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज पहले से बोल दी है। अगर दोनों में अप्लाई करते पाए भी गए तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, ये देखो यहाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। 100 रुपए है जो कि मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ जनरल कैटेगरी को देना है ना।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस को नहीं देना है, SC ST PWD फीमेल इनको छोड़ दिया गया है, बाकी सबको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अंतिम तिथि आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। और ये वेबसाइट है दोस्तों जहाँ पर जाकर के आपको इसको अप्लाई करना है, ये दिख रहा है www.blw.indianrailways.gov.in, इस पर जाना, अप्लाई कर देना, है ना। या इस पर चले जाना, या इस पर चले जाना, किस पे भी चले जाना, वहां जाकर के आपको तुरंत ऑनलाइन ये जो है ना, ये तुरंत ही दिख जाएगा वाराणसी करके, है ना, एक्टिव अप्रेंटिस। अच्छा, अब जितने भी आपको अपलोड करने हैं दस्तावेज वो सुन लीजिए, वो JPG या तो JPEG या BMP फॉर्मेट में होने चाहिए, है ना। आप बेहतर है कि JPEG फॉर्मेट में रखें क्योंकि हमारे में डिफॉल्ट ही रहता है, ठीक है। और जिसका साइज जो है कम से कम 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा मत कर देना। जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सबके सब 100 से 200 KB के बीच में होंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स थे दोस्तों, अभी मैंने फोटो की बात नहीं की। अब फोटो की बात तीसरे पॉइंट पे लिखी है, इनने बोला है रंगीन कलर मतलब कलर फोटोग्राफ चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में ही चाहिए, है ना। और लेकिन इसका साइज जो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर कहीं भी फंस जाओ ना तो आप ना गूगल पे जाना और वहां पर ऑनलाइन कंप्रेसर सर्च मार देना, ठीक है, ऑनलाइन कंप्रेसर, है ना। तो वहां पर आप खुद ही कंप्रेस कर पाओगे, वो बोलेगा हाँ अपलोड करिए कौन सी वाली फोटो है, तो जहां भी फोटो रखी है उसको अपलोड करना, है ना, वो खुद ही कर देगा 60% 50%, है ना। और आप बार बार ऐसा कर सकते हैं उसमें, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। तो क्या बात है इसमें देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही साथ निम्न प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रति, यानी कि इसका मतलब सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, है ना। याद रखिएगा बेरेका की अधिकृत वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड करना है, तो उनकी जो दी गई लिंक है उस पर अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या पॉइंट है, क्या ऊपर में अलग था, नहीं, ये वही डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने, तो 10th की मार्कशीट हो गई, ITI हो गई, है ना, अंकों के साथ भाई। अब और क्या हो सकता है 10th के अलावा, भाई और क्या चीज़ आपने फायदा उठाई कि आपको और भरना पड़ेगा, भाई एक हो सकता है आपने SC ST OBC हो आप, है ना, नॉन क्रीमी लेयर से हो सकते हो। SC ST आरक्षण है तो दिखाना पड़ेगा, SC के सर्टिफिकेट, ST के सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। OBC के नॉन क्रीमी लेयर में आता तो उसका अपलोड करना पड़ेगा। दिव्यांग में हो तो आपको फिर मेडिकल अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एक्स सर्विस मैन हो तो ये भी तो अपलोड करना पड़ेगा, तब तो आप इसका फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। और फिर अपना आवेदन पत्र होने के बाद फिर आपको पेमेंट बस करनी रहेगी और कुछ नहीं। और यहाँ पे फोटो के बारे में आखिरी जानकारी दी गई कि 4 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। 8 फोटो आपको अपने पास रखनी है, फ्यूचर में काम आ जाएंगी वहां पर, है ना। और ये वो साइट है दोस्तों, इसको आप लिख लो, मैं तो कहता हूँ HTTP डॉट मतलब कॉलन फिर दो स्लैश www.blw.indianrailways.gov.in, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बढ़िया लगी होगी। और चिंता मत करिए दोस्तों, ये जो डिस्कशन विद मनोज जो मेरा चैनल है, इसमें मैं सिर्फ नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन ही नहीं करता हूँ, है ना। आपने देखा होगा कि मैं हर तबके की बात करता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान नहीं है जो सुनने बैठा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सबके सब यहाँ पे भरने के लिए बैठे, सबके सब अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है, ठीक है। तो सभी के लिए जानकारी यहाँ पे देता हूँ और आपका साथ में यहाँ पे छोड़ता नहीं हूँ। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई भी नोटिस आया तो आप समझ जाइए कि अपने चैनल पर मैं तुरंत ही उसको देने वाला जरूर होऊंगा, ठीक है। इसका कोई रिजल्ट आया तो मैं आपको तुरंत बता देने वाला हूँ। क्या है कि देखिए आप तरह तरह की वेबसाइट्स बार बार सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं यही करता हूँ, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको काम मैं कर रहा हूँ, आप बस मुझसे जुड़े रहे। और अगर कोई भी आपको डाउट हो जाए आप तुरंत मुझे कमेंट करिए, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया किसी कमेंट का जवाब ना दिया हो, है ना। मैं तुरंत ही आंसर करता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ, समझ गए दोस्तों। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, डिस्कशन में बनो मुझे। अच्छा, इसे बेल आइकन और सब्सक्राइब इसलिए जरूरी है, देखिए दोस्तों, ये आपके लिए कि अगर आपको ये किस लिए सुविधाएं दी गई कि अगर कहीं आपको अच्छा लगे कोई चैनल, किसी की बात अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब करके दीजिए, हर जगह नहीं करना। बेल आइकन इसलिए जरूरी क्या है दोस्तों कि ये जो हमारा मोबाइल है ना, यहाँ पर आपको देखा होगा टन 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 कभी मैसेज आ जाते हैं ये सब, तो यहाँ से नोटिफिकेशन आता है। तो जिस यूट्यूब चैनल का आपको लगता है कि यार इसमें से मेरा कोई वीडियो छूटे नहीं, तो उस वीडियो की जानकारी मुझे मिल तो जाए कि वो आ गया। ऐसा ना हो कि मैंने बनाया उसको 10 दिन पहले, रिजल्ट निकल गया और आप 10 दिन बाद देख रहे हो, मालूम चला रिजल्ट क्लोज हो गया। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए दिन भर कोई नोटिफिकेशन बताता हूं तो मैं पहले से ही उसकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ कि भाई मुझे इसका आपको देना है, रिजल्ट भी कोई चेंज हुआ तो वो भी, इसकी मेरिट लिस्ट भी सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं, एक बार भर दिया आपने तो आप बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। 10th लेवल पर है ना, तो नहीं भी है ITI तो भी भर सकते हो, तो आपने देख ही लिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। पूरी जानकारी जैसी भी लगी आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो जाए नोटिफिकेशन पे तो आप मुझे बताइएगा जरूर, है ना। लिंक वगैरह मैं सारी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नहीं बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करो इस भारत से, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद जय भारत, है ना। स्वामी विवेकानंद हमारे सबके यूथ आइकन है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाला बात, ये मोदी जी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की तरफ से। यूथ आइकन थे वो, और हम सभी यूथ को अभी जो है एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है, टाइम ऐसा है, ठीक है। स्वार्थी नहीं बनेंगे।
चलिए दोस्तों, आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।